नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का रैंकर्स बस के एक और एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स के बारे में। उम्मीद है आप इस चर्चा में बने रहेंगे, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। तो पूरी चर्चा में बने रहें और इस नवंबर महीने के डेज ऑन डेट्स के बारे में बातें शुरू करते हैं। नवंबर महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट राज्यों के, वैसे राज्य तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, मगर उनमें जो नवंबर महीने में जिन राज्यों की स्थापना हुई उनके विषय में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नवंबर 1 से बात कर लेते हैं, 1 नवंबर से बात करते हैं। नवंबर 1 की हम बात करते हैं। वैसे हम बात कर रहे हैं नवंबर महीने की, हम बात कर रहे हैं और नवंबर महीने में देखेंगे कि कौन कौन से राज्यों की स्थापना हो रही है। नवंबर 1 को अगर हम जानते हैं तो इसको हम कर्नाटका दिवस के रूप में जानते हैं, या इसको राज्योत्सव नाम भी दिया गया है। राज्योत्सव, यस, राज्योत्सव, कर्नाटका डे के तौर पर आप कह दीजिए, या इसको राज्योत्सव के नाम से भी जाना जाता है। हमें मालूम होना चाहिए कि जब कर्नाटका शुरुआत में बन रहा है तो इसको मैसूर नाम से जाना जा रहा है, और बाद में 1973 में 1973 में, याद रखिएगा 1973 में 1973 में इसको कर्नाटका राज्य का नाम दे दिया गया है। प्रारंभ में जब 1956 में ये बना था तो 1956 में बनने के समय इसको मैसूर नाम से जाना जाता था। बाद में इसको कर्नाटका नाम दे दिया गया। जो भी कन्नड़ा बोलने वाले जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को जोड़ करके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया। तो ये नवंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। 1 नवंबर को एक और राज्य की स्थापना होती है और वो है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं। 1 नवंबर सन 2000 की स्थापना ये है। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटका, छत्तीसगढ़ का सेपरेशन हुआ था, मध्य प्रदेश से निकाल करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। इसी तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि सन 2000 में झारखंड का जो सेपरेशन हो रहा है, बिहार से निकल रहा है, उत्तराखंड जो निकल रहा है वो उत्तर प्रदेश से निकल रहा है। तो ये 3 राज्यों की स्थापना सन 2000 में हुई थी। और कौन कौन से दिन, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वो 1 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ बन रहा है। उसके बाद 2 और डेट्स हैं, याद रखिएगा। 15 नवंबर को बन रहा है झारखंड, याद रखिएगा। 15 नवंबर को बन रहा है जी झारखंड की हम बात कर रहे हैं। और 9 नवंबर को बन रहा है, 9 नवंबर को बन रहा है जी उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, उत्तराखंड की जब फॉर्मेशन हुई थी तो ये उत्तरांचल नाम से बना था। उत्तरांचल नाम से जाना जा रहा था। सन 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये हमें याद रखना चाहिए। 1 नवंबर को 2 राज्यों की स्थापना हो रही है, कर्नाटका और छत्तीसगढ़। कर्नाटका 1956 में और छत्तीसगढ़ सन 2000 में। उसके बाद 9 नवंबर की बात करते हैं, उत्तराखंड। 9 नवंबर सन 2000 की हम बात कर रहे हैं। 9 नवंबर सन 2000, ठीक है। उस समय ये उत्तरांचल नाम से बना था। उत्तराखंड 2007 में बदल दिया गया। और 15 नवंबर की अगर हम बात करें, 15 नवंबर की, तो झारखंड की स्थापना हो रही है सन 2000 में। तो ये नवंबर महीने के जो शुरुआती, जो हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट राज्यों की, उनकी स्थापना और स्थापना दिवस के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें याद रखना चाहिए। और शुरुआत में कर्नाटका मैसूर नाम से जाना जा रहा था, बाद में इसको कर्नाटका नाम से जाना गया। ये तो थी हमारी नवंबर महीने में इंपॉर्टेंट राज्यों की स्थापना, या कौन कौन से राज्यों की स्थापना हुई। अब बढ़ते हैं और जानते हैं 11 नवंबर के बारे में, 11 नवंबर के बारे में। 11 नवंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट ये भी है, इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। नेशनल
हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन डे, नवंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर इसको जाना जाता है। अब नेशनल एजुकेशन डे की अगर हम बात कहें तो ये जाना जाता है, ठीक है, 11 नवंबर को, मगर ये किसको कमेमोरेटेड है, किसको ये समर्पित है ये दिन? अगर हम बात कहें 11 नवंबर की हम बात करें तो किसको? तो ये भारत के पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद की हम बात कर रहे हैं, ये उनका जन्मदिन के तौर पर, उनका जन्मदिन इसी दिन हुआ था, इसीलिए उनका जो है उनके जन्मदिन के तौर पर इसको मनाया जाता है। किसका? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है जी। आजाद जो था उनका पेन नेम था, ठीक है, उन्होंने अपना आजाद जो नाम रखा, पेन नेम रखा उन्होंने अपना, क्योंकि एक बहुत अच्छे राइटर भी थे, उर्दू में लिखा करते थे वो, इस वजह से उन्होंने अपना एक पेन नेम दे दिया था आजाद। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वैसे अगर उनके जन्म की बात करें तो मक्का में उनका जन्म हुआ, मगर उनके पेरेंट्स, पिता उनके रहते थे इंडिया में, वो इंडिया आए और बाद में वो फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट उन्होंने किया। अलग अलग जो भी मूवमेंट रहे हैं फ्रीडम के, हमारे फ्रीडम मूवमेंट रहे हैं, जिसमें अगर आप देखिएगा तो खिलाफत मूवमेंट जो 1919 से 1924 के बीच चला, खिलाफत मूवमेंट, उसमें उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट इनका अगर हम बात कहते हैं तो इसमें जो यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया की हम बात कहते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया, उसकी स्थापना 1920 में अलीगढ़ में हुई। और अलीगढ़ में जब इसकी स्थापना हो रही है तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा इसके स्थापित करने में। बाद में 1934 में 1934 में 1934 में जामिया मिलिया इस्लामिया को अलीगढ़ में, ये अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ से दिल्ली स्थापित किया जाने लगा, ट्रांसफर किया जाने लगा। उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा कि किस तरह से इसको ट्रांसफर किया जाए, ये सब चीजें हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या कहता है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर 1947 से लेकर 58 तक यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर रहे। और अंत में बात कर लेते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट पद पर रहने के बाद से, अपना कंट्रीब्यूशन देने के बाद 1992 में, जी हाँ 1992 की हम बात कहते हैं, 1992 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। 1992 1992 में भारत रत्न से इनको नवाजा गया। आप जानते हैं कि भारत रत्न हमारे देश में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड दिया जाता है वो भारत रत्न ही है। तो 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न से नवाजा गया। इस वजह से हम देख रहे हैं कि 11 नवंबर या नवंबर 11 को हम नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट रहा है जिसे हमें याद रखना चाहिए, नेशनल एजुकेशन डे। बात करते हैं और देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट डेट की, और वो हम बात करेंगे 14 नवंबर। जी हाँ, आप जानते हैं कि 14 नवंबर की हम बात कर रहे हैं, और 14 नवंबर का हम सभी बचपन से ही हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस तरह की चीजें मनाते थे स्कूल में भी, और आज भी चीजें मनाई जाती है। दो तरह की चीजें हैं, दो इसमें चीजें हैं। नंबर एक, पहला है चिल्ड्रंस डे और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे या उनकी जयंती। बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं 14 नवंबर की। 14 नवंबर को हम दो तीन बिंदुओं से याद कर सकते हैं। नवंबर 14 की हम बात कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जयंती, जवाहरलाल नेहरू जयंती, या आप कहिएगा चिल्ड्रंस डे के तौर पर इसको मनाते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रंस डे के बारे में। तो चिल्ड्रंस डे को मनाया जाता है इसलिए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी का एक तो बर्थडे है, और दूसरे इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं कि उन्होंने वो बच्चों से वो प्यार करते थे या बच्चों के बीच घुले मिले रहते थे, इस तरह की चीजें
अक्सर हम लोग टेलीविजन में या और सब चीजों में देखने को मिलती है कि हाँ इस तरह की चीजें थी। वो चीज तो ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर की बात आ रही है, मगर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उनके कुछ इंपॉर्टेंट कामों को या इंपॉर्टेंट बिंदुओं को हमें समझना बहुत जरूरी है 14 नवंबर। सबसे पहले हम बात कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। 1889 की हम बात कहते हैं, इलाहाबाद में हुआ। शिक्षा यहाँ भारत में भी हुई और विदेश में भी हुई। उसके बाद से बैरिस्टरी करी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपना जो भी उनका जो करियर था उन्होंने को स्टार्ट किया। फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद वो सैकड़ों मीन्स बहुत बार मतलब बहुत समय तक वो जेल में रहे। मगर इंपॉर्टेंट चीज ये रखना है कि जेल में रहने के बाद से इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आ रही है, वो ये कि उनकी कुछ किताबें जो उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी। मगर उससे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि भारत के वो पहले प्रधानमंत्री थी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। और टाइम उनका कब से कब तक, 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 मई 1964। ये क्योंकि उस 27 मई के दिन की अगर हम बात करें तो उस दिन मृत्यु उनकी हो गई। ये इस वजह से इस समय का उनका टाइम पीरियड रहा। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को हम कह सकते हैं कि वो रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अगर हम ये कह रहे हैं, वो जेल में जब रहे तो उस बीच उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट किताबें लिखी, 3 इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी। और 3 इंपॉर्टेंट बुक्स को आपको याद रखना चाहिए। 14 नवंबर को तो डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम कह रहे हैं चिल्ड्रंस डे, जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे के तौर पर, मगर उनकी 3 इंपॉर्टेंट किताबें कौन से लिखी जेल में रहते हुए। नंबर 1, 1929 में उनकी पहली किताब है, उसको लिख रहे हैं लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। लेटर्स फ्रॉम a father to his daughter। ये पहली किताब 1929 में आई, इसको याद रखने वाली बात है। ये पहली किताब लिखी उन्होंने। 1936 में आती है एन ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा के तौर पर आता है। और 1946 में उनकी तीसरी किताब आ रही है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ये 3 किताबें आ रही है, तीनों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी हुई। नंबर 1 1929 में, और लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, वो अपनी बेटी इंदिरा को लिख रहे हैं ये लेटर। दूसरी आ रही है 1936 में एन ऑटोबायोग्राफी, और तीसरी 1946 में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो उनकी आ रही हैं और इसके विषय में आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। इस वजह से 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाते हैं और इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन भी था इस वजह से। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं। बाद की चीजें इन किताबों को अक्सर पूछ लिया जाता है या अक्सर हमें मालूम होनी चाहिए इन सब चीजों के विषय में थोड़ा सा, इसलिए ये 14 नवंबर की हमने बात करी। ये हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रंस डे की बात कर रहे हैं, ये नेशनल चिल्ड्रंस डे है, तो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे भी होगा। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के विषय में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। हम अगले डेट के बारे में बात कर रहे हैं और जो अगला डेट है, नेक्स्ट डेट है, वो डेट है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे या यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के विषय में। जी हाँ, ये जो हम 14 नवंबर की बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे नेशनल या इंडियन चिल्ड्रंस डे। अब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे या आप कहिएगा इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे। तो अगले डेट की बात करते हैं, नेक्स्ट डेट की हम बात करते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे या यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। कब की बात कर रहे हैं जी? 20 नवंबर का बात कर रहे हैं, नवंबर 20 की हम बात कर रहे हैं। नवंबर 20 कब की बात कर रहे हैं? 20 नवंबर। और ये हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल
चिल्ड्रंस डे की हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, ये हम बात कर रहे हैं नवंबर 20 की। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने देखा कि उस दिन तो हम 14 नवंबर की हम बात कर रहे हैं, उस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन के तौर पर उसको मनाया जा रहा है, मगर इसका इंपॉर्टेंस क्यों आता है इसके विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप देख लीजिएगा कि हमारे विश्व में अगर आप देखिएगा तो बहुत बड़ी आबादी जो है वो बच्चों की है, और उन बच्चों की आबादी में बहुत बड़ी आबादी अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे उनका क्या रोल है, अगर आप उसको देखिएगा तो उसमें आपको देखिएगा कि ठीक है बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें हैं, मगर एक बहुत बड़ा नंबर जो है बच्चों का आज भी शिक्षा के उनको प्रॉपर या उनको जिस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं है, जिस तरह का स्वास्थ्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, या बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो एक ह्यूमन राइट के तौर पर उनको मिलनी चाहिए, मानवाधिकार के तौर पर उनको मिलना चाहिए। तो विश्व की एक बड़ी आबादी इस तरह की है। विश्व में ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बच्चों को कमेमोरेट किया जा सकता है एक दिन, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या कहता है कि इसी दिन 1954 में क्या हुआ था जी, 1954 में इस डेट को स्टैब्लिश किया गया था, 1954 बाय यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूएन के द्वारा इस दिन को चुना गया था। क्यों चुना गया था, क्यों, क्योंकि 1924 में, याद रखिएगा 1924 में लीग ऑफ नेशंस के द्वारा ये दिन चुना गया, और उसी दिन को ही 1924 में लीग ऑफ नेशंस की अगर हम बात करें, याद रखने वाली बात है, लीग ऑफ नेशंस यूनाइटेड नेशंस से पहले एक संस्था बनी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, बाद में यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन हो रही है। इस दिन 1924 की अगर हम बात करें, लीग ऑफ नेशंस ने कुछ बिंदुओं को एक्सेप्ट किया, कुछ बिंदुओं को अपनाया और उस पर काम करने की बात कहता है। मुख्य तौर पर 5 मेजर बिंदुओं को अपनाया गया 1924 में, और उसी को ही रिपीट कर दिया गया 1954 की अगर हम बात कहते हैं, उस दिन ही रिपीट कर दिया गया। मगर जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये क्या कहता है, वो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आता है कि बच्चों के ह्यूमन राइट्स की बात कही जा रही है, सिविल पॉलिटिकल राइट्स की बात कहता है, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट की बात कहता है, साथ के साथ कल्चरल राइट्स की बात कह रहा है इस दिन। मतलब ये सभी की सभी चीजें जो हैं, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स, कल्चरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये बच्चों के अधिकार उनको मिलने चाहिए हर जगह, चाहे किसी भी देश में रहते हो। तो उन अधिकारों को मिले इसलिए इस दिन को मनाया जाता है, इस दिन को याद किया जाता है। सोशल राइट में लिखने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी आपको ध्यान रखिएगा किसकी, सोशल राइट्स बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है जी, इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है, इकोनॉमिक राइट्स की बात कीजिएगा, ह्यूमन राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ह्यूमन राइट्स की बात कीजिए। तो ये सब चीजें, ये सारे के सारे राइट्स बच्चों को मिलने चाहिए और बच्चों के अधिकार हैं। इन अधिकारों को याद करने के लिए और अवेयरनेस लाने के लिए देशों के बीच, अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों के बीच ये अवेयरनेस फैले कि हाँ बच्चों के अधिकार है, उन अधिकारों को मिलना चाहिए, इसलिए ये दिन मनाया जाता है, नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या कहता है, इंपॉर्टेंट बात ये कहता है कि 1989 में एक और डेट आती है, 1989 में नवंबर 20 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, यस, कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड। याद रखिएगा 1989 में यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने क्या अडॉप्ट किया, कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये आपको बात करते हैं जिसको सीआरसी बोला जाता है, सीआरसी, कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड, सीआरसी की बात कहता है। ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया और बोला कि इसके ऊपर सभी देशों को काम करना चाहिए। और अंत में एक फैक्टर कहता है, एक इंपॉर्टेंट एक डेटा कह देता है, रफ डेटा कह देता है, बाकी ये डेटा में उतार चढ़ाव हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। अबाउट 153 मिलियन चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 14 years who are forced into the child labor, लगभग इस तरह के एक
रफ डेटा निकल के आता है। ये कम ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है, मगर हाँ अगर आप देखिएगा चाइल्ड लेबर की बात कीजिएगा तो बहुत सारे देशों में या बहुत सारे ऐसे विश्व का एक बहुत बड़ा बहुत ज्यादा हिस्सा है जहां पर बच्चे काम करते हैं, बच्चे नौकरियां करते हैं। भारत में अगर आप देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस तरह की चीजें बैन की हुई है, चाइल्ड लेबर को बैन किया हुआ है, उनको फोर्स लेबर नहीं करवाया जाता, उनको बेगार नहीं करवाया जाता, उनको उनको फैक्ट्री और माइंस में काम नहीं करवाया जा सकता। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए आप याद रखिएगा नवंबर 20 यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। नवंबर 14 की बात कर रहे थे, वो हम बात कर रहे थे नेशनल, भारत में मनाया जाता है वो चिल्ड्रंस डे। ये विश्व में इस तरह की चीजें ये या चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, इसे थोड़ा सा हमें याद रखना चाहिए। अब चिल्ड्रंस डे के अधिकार तो मिलेंगे ना, कहां से मिलेंगे? एक तो हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अधिकार दिए गए हैं, यूनाइटेड नेशंस ने इस तरह की चीजों को अडॉप्ट किया। भारत में भी सभी को अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति हो, उन सभी को अधिकार दिए गए हैं, समानता दी गई है, सबको एक जैसा माना गया है। फ्रेटर्निटी का भाव है, बंधुत्व का भाव है, और ये सभी के सभी चीजों को करने वाला एक जो ग्रंथ है, एक जो किताब है, एक जो इंपॉर्टेंट बुक है, वो है भारत का संविधान। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी किताब अगर हम बात कहते हैं, सबसे अच्छी किताबों में से एक अगर हम बात कहते हैं तो वो है भारत का संविधान, जो विश्व में अलग अलग संविधानों से इंस्पायर्ड होकर के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स थे उन्होंने इन सब चीजों को लिखा है या इन सब चीजों उन किताबों में डाला है, उस किताब में हमें डाला है। तो हमें ये देखने की बात हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो फोरफादर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारी अच्छी चीजें लिखी उन्होंने, और अच्छी चीजें लिखने का मतलब यह है कि देश में हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक एक जैसा रहे, उसको एक जैसे अधिकार मिले, चाहे महिला हो, पुरुष हो या कोई और हो। इन सभी चीजों की बात यहाँ पर कही जा रही है और वो कहा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। मगर भारत का संविधान बना और तैयार हुआ और कब इसको अंगीकृत किया गया उस दिन की बात करते हैं, और वो दिन था 26 नवंबर 26 नवंबर 1949। जी हाँ, याद रखिएगा, अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं किसकी? 26 नवंबर 1949 की बात कर रहे हैं, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर की बात कह रहे हैं, और ईयर था 1949। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाते हैं, संविधान दिवस के तौर पर हम लोग मनाते हैं। इस दिन क्या हुआ जी? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना लिया, बनकर तैयार हो गया और उसको उस दिन अपना लिया गया। मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन का पूरा समय लगा, 2 years 11 months 18 days का समय लगा करके ये कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया और इसको अंगीकृत कर लिया गया, अपना लिया गया। लागू करने की डेट, प्रोमिलगेशन की अगर आप बात कीजिएगा, प्रोमिलगेशन, तो प्रोमिलगेशन का जो डेट था वो 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं। इस दिन भारत का संविधान लागू हो गया। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अपनाया गया, तब अपनाने का मतलब ये था कि हमने बना लिया, अब ये हमारा है, अब इसको हम एक दिन लागू कर देंगे। मगर उससे पहले बहुत सारी चीजें हुई, कैबिनेट मिशन आया, उसके रिकमेंडेशन पर संविधान सभा की गठन हो रहा है, और संविधान सभा जो है वो सारे के सारे काम को कर रही है और एक ऐसा परफेक्ट किताब बना रही है जो कि विश्व में अगर आप कहेंगे तो एक मिसाल है, जो कि विश्व का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना, या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हो रही है, और इसके बाद धीरे धीरे सारी की सारी बैठकें हो रही हैं और उन बैठकों में बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन हो रहा है।
और उन डिस्कशंस में से मैं एक दो पॉइंट को आपको मेंशन करना चाहूंगा जिसको आपको ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि अगर हम बात करें क्या कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो रही है, उसके बाद देखिएगा इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हो रही है। 11 दिसंबर को 1946 में ही क्या हो रहा है जी, प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। जब 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तब सच्चिदानंद सिन्हा जी को, सच्चिदानंद सिन्हा की अगर आप बात कहेंगे, सिन्हा, इनको टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया। बाद में 11 तारीख को 11 दिसंबर को किसको अगर हम कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बात करते हैं, वो परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको बाद में प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना गया। भारत की मतलब संविधान की प्रस्तावना जो है जिसको प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब ही यही था कि संविधान हमारा दिखना कैसा चाहिए, होगा कैसे, किस तरह का होगा संविधान, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मुख्य बात कही जा रही है। 22 जनवरी की बात कहें, 22 जनवरी 1947 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। पिंगली वेंकैया जो उसको डिजाइन किया था उन्होंने, पिंगली वेंकैया, ये उनका नाम आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो 7वीं मीटिंग हुई वो 15 अगस्त 1947 को ही देश आजाद हुआ। उस दिन डोमिनियन स्टेटस से अलग हट गया, ठीक है, और एक हम लोग स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो अपॉइंट की जाती है और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है उसमें उसको उनको हेड बनाया जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया जाता है 29 अगस्त को। 16 जुलाई 1948, अब 48 की बात करते हैं, उस दिन सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट चुने गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। 26 नवंबर 1949, अब 1949 में आ जाइए, अगस्त के बाद जुलाई 1948 से 26 नवंबर 1949, इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, यही वाली 26 नवंबर 1949। और 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई। याद रखिएगा, लास्ट मीटिंग, अंतिम बैठक बनी कि भाई अब इसको क्या किया जा रहा है जी, अब हम मीटिंग को क्या कर रहे हैं, असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग थी। इस दिन क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करके और सारी की सारी चीजों को काम कर दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स, ये सब चीजें आई। और अंत में बात करते हैं 26 जनवरी की, जो हमारे पास डेट था, प्रोमलगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी सन 1950। तो ये संविधान सभा के द्वारा जो भी प्रक्रिया चली और अंत में एक बढ़िया चीज हमारे को मिली, ये हम जान रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम रहा और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनके तैयार हुआ। ये सारी चीजें थी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान देने वाली बात है, और वो ये चीजें हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 22 कमिटीज बनाई गई थी, 22 कमिटियां बनी थी। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 22 कमिटीज बनी थी, 22 कमिटीज बनी थी। 22 कमिटीज में से जो 8 कमिटियां थी वो मेजर, और बाकी की थी जो थी वो अदर कमिटीज थी। 8 मेजर कमिटीज, 8 मेजर कमिटियां थी, बाकी की अदर कमिटीज थी, चाहे आप अलग अलग तरह से किस तरह से कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 22 कमिटीज, 22 कमिटीज की हम बात कहते हैं, जिसमें से 8 मेजर कमिटी, 8 मेजर कमिटियां बनी थी। अब इसमें से कुछ कमिटियां थी जिनको आपको याद रख लेना चाहिए, सभी कमिटियों को याद रखने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी के पास था, जो हेड कर रहे थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की अगर हम बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं।
प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोविंशियल कमेटी की अगर हम बात कीजिएगा, वहां पर वल्लभ भाई पटेल साहब का नाम आता है। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल, ये भी वल्लभ भाई पटेल साहब के पास आता है। स्टीयरिंग कमेटी की आप बात करेंगे तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास आता है। तो ये सारी की सारी चीजें थी, ये सारी की सारी कमेटियां थी जिनका कि अलग अलग लोगों ने, या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे वो उनको लीड कर रहे थे, या उनको वो हेड बनाए गए थे। तो याद रखने वाली बात है 26 नवंबर 1949, वैसे 1949 में अडॉप्ट किया गया था वो, और 26 नवंबर को उसके बाद से हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डेज नवंबर की रही हैं, जिस बारे में हमने विस्तार में चर्चा किया और देखा कि अलग अलग डेट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस है या वो क्यों मनाए जाते हैं। उम्मीद है ये चर्चा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कारण क्या है कि जब आप शेयर करते हैं इन सब चीजों को तो दूसरों को भी इससे हेल्प मिलती है। उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में, अगले एडिशन में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।